नमस्कार विद्यार्थियों। ये व्याख्यान संख्या 10 है प्रकाशिकी का। ऑप्टिक्स ए टू जेड का लेक्चर नंबर 10 है और आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन स्टडी करेंगे। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन स्टडी कर चुके हैं। अपवर्तन में क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक सतह से गुजरती है, मतलब एक मीडियम, मान लीजिए कि एक मीडियम यहाँ पे है, एक मीडियम यहाँ पे मान लीजिए ग्लास स्लैब हो या कुछ भी हो। अगर रे इंसिडेंट करेगी किसी पॉइंट पे ऐसे, एक मिनट जब को हम इसमें बनाए थोड़ा सा, ये देखिए, ये आपका इस सतह पे अभिलंब या परपेंडिकुलर हो गया और कोई रे इंसिडेंट कर रही है ऐसे, ये रे इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। ये मीडियम नंबर 1 मान लीजिए, ये मीडियम नंबर 2 मान लीजिए। अब रे क्या है, अगर ये सतह नहीं है, मीडियम दूसरा नहीं होता तो रे ऐसे ही जाती, ठीक है, क्योंकि ये पारदर्शक सतह है, मतलब लाइट पार कर सकती है। तो इस मीडियम चेंज करने की वजह से इसके डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, या तो ये इस अभिलंब या परपेंडिकुलर की ओर झुकती है या इसे दूर जाती है। तो मान लीजिए कि ये एयर है, ग्लास है, तो ये रे आपका ऐसे मुड़ गया। तो एक रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने के दौरान अपना पथ को परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया ही अपवर्तन कहलाता है। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक, अगर नॉर्मल से जाएगी तो आपका नॉर्मल इस डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट होगा तो आपका रिफ्रैक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर इधर। लेकिन अगर एक तिर्यक हो रही है, टेढ़ी से टेढ़ा होकर आ रहा है, ऑब्लिकली अगर आ रहा है, तो आपके पास अपना पाथ बदल लेगा। तो ये पाथ जो बदलना की प्रक्रिया वो कहलाता है अपवर्तन। तो ये आपका आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका आपतन कोण हो गया, जिसको कि हम आई से दिखाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको कि आर से दिखाएंगे। ये आई हो गया, ये आर हो गया, सिंपल। तो क्या है, एक मीडियम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब रे जा रही है तो उसका जो जाने की दिशा है वो बदल जाती है, उसका गमन की दिशा जो है वो बदल जाती है। उसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन, हिंदी में भी लिख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि सर हम लोग लिखना इंग्लिश में है, तो थोड़ा इंग्लिश में भी करेंगे। तो दोनों लेके चल रहे हैं। मेरा टारगेट है कि हम हिंदी में सब कुछ करें, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को भी लेते चलेंगे, ठीक है। दोनों ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी एक लैंग्वेज में आए तो आप समझ सकें। हिंदी इसलिए ज़रूरी है ताकि दिमाग में घुसे, इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि एग्जाम में भी नंबर आना है, एग्जाम में भी लिखना है। तो चलिए इसको ही इसी बात को हम लिखते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं। हाँ, हमने लिख लिया। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक, तिर्यक मतलब ऑब्लिक, झुका हुआ, आपतित इंसिडेंट होकर गमन करती है, तो दोनों माध्यमों के अंतरपृष्ठ, अंतरपृष्ठ तो इंटरफेस ये वाला, पर इसके संचरण की दिशा में संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, मतलब ट्रेवल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसी परिघटना को, इसी फिनोमिना को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो ऐसे होगा, the direction of propagation of an obliquely incident ray of light that enters the other medium changes at the interface of two medium. This phenomenon is called refraction of light. तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन क्या है। अब रिफ्रैक्शन के दो नियम हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन पे स्नेल्स ने, एक साइंटिस्ट था उसका नाम है स्नेल, ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, अपने ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकाला उसको कहते हैं अपवर्तन का नियम, ठीक है। तो हम लोग अब अपवर्तन के नियम को डिस्कस करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के नियम, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल है, आप स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं इसको। दो नियम हैं। पहला क्या है, जो आपतित किरण है, मतलब इंसिडेंट रे,
अभिलंब या नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे या अपवर्तित किरण, तीनों एक ही प्लेन पे होगा, एक प्लेन पे होगा। आपतित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है, नॉर्मल और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही सरफेस पे होगा। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक हो गया। तो इसी को पहले लिखते हैं, फिर सेकंड हम करेंगे। इसी को अभी हम बताए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरपृष्ठ में इंटरफेस के आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अभिलंब एक ही समतल पर होते हैं। इंग्लिश में करेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो आसान है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ कहता है कि यहाँ पे देखिए, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। आई क्या है? आई आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हिंदी में कहेंगे तो आपतन कोण। आपतन कोण। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो सेकेंड लॉ कहता है कि इसका साइन, आपतन कोण का, आपतन कोण कैसे डिफाइन करते हैं? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, वो कहलाता है आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण, मतलब नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच का एंगल है, वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका साइन और इसका साइन का रेशियो, साइन आई बाय साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होगा, स्थिरांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। सेकेंड लॉ यही है। तो हम लोग लिखते हैं साइन, लिख दिए हम। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द्वितीय नियम ऑफ, द्वितीय अपवर्तन का दूसरा नियम, कि किन्हीं दो माध्यमों के युगल के लिए अपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो आप जो इसको अगर आप पॉइंट में लिख लें, मतलब नोटेशन में, कि साइन, वो जो कह रहा है इसको मैथमेटिकली लिखें, साइन आई बटे साइन आर क्या होगा? एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम म्यू से दिखाते हैं। म्यू या एन, कई बार आपको बुक में म्यू मिलेगा, कई बार आपको एन मिलेगा। और यहाँ रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, ऐसे लिख रहे हैं। ये आपका 2 1 का मतलब, म्यू 2 1 का मतलब हुआ रे आपका मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। देखिए, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो इसका साइन और इसका साइन का रेशियो आपका एक, ये आपका क्या है? बेसिकली कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट या स्थिरांक किसी को कहते हैं। म्यू क्या है? स्थिर है, स्थिरांक एक सेट के लिए, मतलब सम वन सेट ऑफ मीडियम के लिए। मीडियम चेंज करेंगे, म्यू का वैल्यू चेंज होगा। चलिए, अब ये यहाँ तक की बातें तो अब स्कूल में पढ़ चुके हैं, 10th लेवल पे आप पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें हमको बताना क्या है? इसमें इसी पॉइंट पे, सेकेंड लॉ पे, बेसिकली सेकेंड लॉ पे कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। पहले आपको एक जो हिंदी की, जब हिंदी की बात चले कि हिंदी में करना है, तो ये साइन वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। साइन को ज्या कहते हैं, तो कॉस को क्या कहते हैं, टेन को क्या कहते हैं। थोड़ा सा टाइम लेंगे, डाइवर्ट करेंगे टॉपिक को, उसके बाद फिर हम इस पर एनालिसिस पे आ जाएंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में अपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, हमने पढ़ा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका कर्ण है, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं एच, ये इसका परपेंडिकुलर है पी, और ये बेस है बी। तो 7 आपकी ट्रिगोनोमेट्री, 6 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी था। कौन कौन सा? इधर लिखते हैं, जिस डाइवर्जेंस ऑफ हिंदी बता रहे हैं इसका। साइन, तो साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, हिंदी इधर लिख रहे हैं ब्रैकेट में, ज्या। अगर ये एंगल लेते हैं हम, ये एंगल ले लिए, मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा हो गया। कोसाइन होता है, कोसाइन का हिंदी होता है कोज्या।
डिफिनेशन वही रहेगा। साइन ऑफ थीटा लीजिएगा तो आपका क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। टेन एक थर्ड होता है, साइन का हो गया साइन, कोसाइन, थर्ड है टेंजेंट। टेंजेंट इसको कहते हैं हिंदी में, टेंजेंट को स्पर्शज्या। स्पर्शज्या डिफिनेशन वही रहेगा। टेन क्या होता है आपका, टेन थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर बाय, सॉरी गलती बोले, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, तीन हो गया। अब साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉस। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसेकेंट। कोसेकेंट जनरली हम लोग कोसेक यूज करते हैं। और इसकी हिंदी क्या होगी, व्यूज्या। व्यूज्या कोस, और कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दीजिए तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, जनरली हम लोग उसको कोसेक लिखते हैं। कोसेक हो जाएगा क्या, h/p। कोसाइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कोसाइन फुल फॉर्म है, सेक का सेकेंट हो जाता है, सेकेंट। सेकेंड का हिंदी क्या होगा, व्यू कोजिया। व्यू, व्यू खाली लगा देना है, कोजिया। टेंजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट का, टेन का उल्टा कॉट होता है, यहाँ सेक लिख दीजिए। सेक क्या होगा, सेक थीटा लेना है, थीटा। आपका इसका उल्टा कर दीजिए, है कर्ण बटे बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉट, को टेंजेंट, को टेंजेंट। और इसका व्यू स्पर्शज्या, व्यू स्पर्शज्या, मतलब सब में ध्यान रखिए, ज्या को ज्या स्पर्शज्या, और इसका उल्टा हो जाएगा व्यू ज्या, व्यू को ज्या, व्यू स्पर्शज्या। और टेन क्या हो जाएगा, टेन तो हो गया था कॉट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जस्ट ये एक डाइवर्शन था, ये हम लोग इसके बाद हम लोग फोकस कहाँ पे करने वाले हैं, सीखना हमको क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन का जो द्वितीय नियम है उसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये जो हमने लिखा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट म्यू 2 1 रे, 2 1 मतलब 1 से 2 में रे आ रहा है, 1 2 करेंगे मतलब 2 से 1 में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्नेल्स का नियम भी कहलाता है, नोट कर देते हैं। ये सेकेंड लॉ को आप स्नेल्स लॉ, कॉमनली स्नेल्स लॉ से भी जानते हैं, स्नेल्स ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है म्यू के बारे में, और इसी से रिलेटेड चीज़ों किस पे डिपेंड करता है, क्या है नहीं है, यही बात आपको समझनी है, बाकी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है। तो देखिए, म्यू कई बार नोटेशन म्यू लिखते हैं, कई बार आप एन, म्यू की जगह एन यूज़ करेंगे, n2 1। कई बार इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, म्यू 1 मीडियम सेकेंड मीडियम से टू, ऐसे 1 से 2 में जा रहा है ऐसे भी लिख सकते हैं, या एन के टर्म में लिखते हैं तो n 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। कई तरह के नोटेशन हैं, बट सबका मतलब वही है कि साइन का रेशियो है। अब इसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि म्यू 2 1 जो हमारा है, बेसिकली पहला पॉइंट कि कांस्टेंट है या स्थिरांक है, स्थिरांक है या कांस्टेंट। एक पॉइंट तो क्लियर है कि रेशियो हमारा जो आ रहा है दोनों के, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन का रेशियो है वो एक कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसका एक नाम है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। तो ये बेसिकली क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हिंदी में लिखेंगे, यह पहले माध्यम, यानी मीडियम, माध्यम मीडियम हो गया, के सापेक्ष, के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हिंदी,
इसका होता है अपवर्तनांक है। इंग्लिश में कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या वो लिखेंगे इसको? अपवर्तनांक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसी चीज़ को हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम with respect to the first medium। अगर इसको उल्टा कर देते μ1 2 तो क्या हो जाता? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर μ1 2 कर दें μ1 2 तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में पहले माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि जो हमने डायग्राम बनाया था ये रिफ्रैक्शन का, ये नॉर्मल है, ये रे इंसिडेंट किया यहाँ पे, अब ये रे किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर, ये डिसाइड होगा यहाँ से। अगर इफ ये जो आप μ21 लिखे हैं, अगर ये 1 से बड़ा हो, क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तब क्या होगा इस केस में? अगर ये 1 से बड़ा है तो ये sin i बाई sin r भी 1 से बड़ा होगा, और sin i बाई sin r 1 से कब बड़ा होगा? जब आपका i r से बड़ा होगा। मतलब sin i sin 90 का 1 होता है, 0 से 90 तक आप जब जाते हैं तो क्या है, 0 से 90 तक ही आपका जा सकता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 0 से जब आप 90 की ओर बढ़ते हैं तो साइन का वैल्यू का इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है तो आपके पास i शुड बी ग्रेटर देन r, ये कंडीशन आएगा। मतलब ये आपका एंगल ऑफ i आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और r आपका क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। मतलब छोटा होगा तभी होगा जब ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। मतलब ऐसे कर दीजिए आप, ये अगर सीधा जाता तो आई आर बराबर होता, अब ये छोटा हो रहा है, मतलब आर आपका ऐसे हो गया। मतलब अगर आपका ये स्थिरांक है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का, वो अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब μ2 बाई μ1, इसको एक चीज़ और लिखते हैं, फिर हम वो भी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो μ21 है, इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, μ21 बेसिकली क्या है, इसको हम यहाँ ही लिख दें, रेड से लिख देते हैं तो रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं μ2 बाई μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये बेसिकली हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक दूसरे मीडियम का, और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले मीडियम का। तो कहेगा सर निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वो भी हम डिफाइन करेंगे। आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली वेलोसिटी का रेशियो होता है। कौन सी वेलोसिटी? मान लीजिए अगर ले रहे हैं किसी भी मीडियम, अगर निर्वात से वैक्यूम से रे आ रहा है किसी मीडियम में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। देखिए, ये अगर कंडीशन आपके पास आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 पर आपका 1 से बड़ा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। अपवर्तन कोण जो है अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। तो अपवर्तन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो अपवर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो अभिलंब या नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, या इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इस बात को हमने लिख दिया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आप देख सकते हैं कि वजह जो है, वजह इसका हम जो खोजेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये अगर ये कंडीशन हुआ तो ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा तो हमारे पास दिख रहा है कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये मीडियम नंबर 1 हो गया आपका, ये मीडियम नंबर 2 हो गया। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो मीडियम नंबर 2 बेसिकली है वो ऑप्टिकली डेंसर है, प्रकाशतः सघन है मीडियम नंबर 1 से।
इसका मतलब हुआ, देखिए, तो रे का नॉर्मल कर्व होना ये बताता है कि जो आपका सेकेंड मीडियम है वो डेंसर है फर्स्ट मीडियम के कंपेरिजन में। डेंसर क्या, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंस। तो ये डेंसिटी दो तरह का हो गया, यहाँ पे एक मास डेंसिटी है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो मास डेंसिटी क्या होता है, अगर डेंसिटी मास डेंसिटी की बात करेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, वो डेंसिटी हो गया आपका। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, बेसिकली दो मीडियम में जो लाइट रे का जो वेलोसिटी है उसका रेशियो को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपका ये क्या बता रहा है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। अगर ये 1 से बड़ा है मतलब मीडियम जो सेकेंड मीडियम का है तो सेकेंड मीडियम आपका डेंसर होगा, ये 1 से छोटा होगा तो क्या सेकेंड मीडियम रेयर होगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ दिखा सकते हैं। बेसिकली पहले ऑप्टिकल डेंसिटी हम आपको डिफाइन कर दें, फिर इसको वेलोसिटी के टर्म में भी हम लिखेंगे, वेलोसिटी और वेवलेंथ के टर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्रेस करेंगे। देखिए उसी चीज़ को हमने लिख लिया कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, बेसिकली प्रकाशिक घनत्व तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है, या ऑप्टिकल डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। अब हम μ2 को यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, μ2 बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक पहले मीडियम के सापेक्ष। इसको ऐसे भी लिख रहे थे μ2/μ1। और μ2 क्या था, μ1 μ2 में क्या डिफाइन कर रहे थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे डिफाइन किया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे μ2 है तो μ2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, CV कर देते हैं, μ2 के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये आपका μ2 दिया, उसको क्या करें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली μ1 का क्या हो जाएगा, μ1 का हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे ये बनोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन C1 फर्स्ट मीडियम। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, CV/C2 और ये हो गया C1/CV। CV कट गया, क्या आ गया, C1/C2। C1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और C2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पहले में माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो μ2 आपको कहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट से कनेक्ट हो गया ना। तो ये अगर आपका देखिए 1 से बड़ा रहेगा, अगर μ2 1 से बड़ा है तो C1/C2 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, C1/C2 1 से बड़ा कब होगा, जब C1 इज ग्रेटर देन C2 होगा। मतलब पहले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आपका कम होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ जैसे आप मास डेंसिटी के टर्म में समझिए, आप अगर दौड़ रहे हैं और सामने भीड़ रहे तो क्या होगा, आपका रास्ता वो है, अगर आपको इधर जाना था, यहाँ भीड़ है तो आप इधर ना जाके आपको एकदम इधर हो जाइएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाइएगा। उसी तरह से ऑप्टिकल मीडियम में क्या हो रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा है कि रे आ तो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इसका C1 में ज़्यादा है, फर्स्ट मीडियम में लाइट वेलोसिटी ज़्यादा है तो आराम से इधर आया, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो इसका जो इस मीडियम का मॉलिक्यूल्स है उसको डिस्टर्ब करेगा और ये वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब इसके रे को रिस्ट्रिक्ट करेगा, इस और इधर ठेल देगा। अगर इसका वेलोसिटी इस मीडियम में, लाइट का वेलोसिटी सेकंड मीडियम में ज़्यादा होता तो ये आराम से और एकदम दूर जाता है इससे। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका वेलोसिटी से कम रिलेटेड है, और बेसिकली ये आपको ऑप्टिकल डेंसिटी ही एक तरह से बता रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, दो माध्यमों के में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। ये आपका μ2 क्या होगा, सेकेंड मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ही आपको बता रहा है, प्रकाशिक घनत्व ये बता रहा है। तो μ2 का मतलब ग्रेटर देन 1 का मतलब वो 1 अगर आप वैक्यूम का लेते हैं तो आपका 1 हो गया वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए इसको हम ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने वो डिफाइन कर दिया जो हमने यूज़ किया था अभी पिछले एक्सप्रेशन में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेशियो है, आपका अनुपात है उस मीडियम प्रकाश का वेग निर्वात के वैक्यूम में और प्रकाश का वेग उस माध्यम में जो होगा, उन दोनों का रेशियो है आपका। तो ये हम यूज़ कर चुके हैं। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कर सकते हैं μ2। तो हमारे पास जो आया अभी तक, हम क्या कंक्लूड कर रहे थे कि
1 हमारे पास लेके चले थे, μ2/μ1, ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1 के रिस्पेक्ट में, और इसको लेके आए तो क्या आया C1/C2, और ये बेसिकली क्या था sin I/sin R। और हमने केस क्या लिया था कि अगर ये 1 से बड़ा होगा तो ये नॉर्मल रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। तो आपका सेकेंड मीडियम जो आपका यहाँ से क्या कंक्लूड किए थे, सेकेंड मीडियम हमारा डेंसर है। तो क्या हो गया कि डेंसर मीडियम अगर रहेगा, अगर रे जा रहा है, किरण जो है वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, मतलब विरल से किरण जो है सघन माध्यम में जा रहा है, तो आपका किधर मुड़ेगा, किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, मतलब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और इसका उल्टा होगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, जो उल्टा वाला भी केस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम वेवलेंथ रिलेशन निकालेंगे। तो सेकंड, ये फर्स्ट केस था, अब सेकंड केस में हम लोग आते हैं। सेकंड केस में क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस था, सेकंड केस में है कि अगर μ21 आपका लेस देन 1 रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा I लेस देन R। क्यों, आपको याद है कि साइन I/sin R है, ये अगर 1 से छोटा होगा तो ये भी 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होने के लिए ऊपर वाला छोटा होना चाहिए इस नीचे वाले से, तो साइन I sin R से छोटा होगा। साइन I sin R से छोटा कब होगा, जब I का वैल्यू हमारा R से छोटा होगा। उस केस में हमारा कैसा हो जाएगा डायग्राम, ये रे इधर से आ रहा है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, आपका I छोटा है तो R बड़ा हो रहा है, मतलब ये दूर जा रहा है, इससे R बड़ा हो गया तो क्या हो गया, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से दूर जाएगा। इस चीज़ को हमने लिख दिया, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहे हैं। और इसका क्या परिणाम होगा ये क्यों हो रहा है, जो हम मीडियम सघन होगा या होगा, तो देखिए इस केस में आपके पास क्या हो गया, आपका ये अगर लेस देन 1 है तो C1/C2 भी लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 कब होगा, जब C1 आपका छोटा होगा C2 से, C2 ज़्यादा होगा। ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। तो मीडियम 1 में अगर वेलोसिटी कम हो रहा है, मीडियम 2 में वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये मीडियम आपका कैसा है, सेकेंड मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है। वेलोसिटी कब ज़्यादा होगा, जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो रहा है। वेलोसिटी कम कब होगा, जब डेंसर मीडियम होगा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि माध्यम 2 जो है हमारा, तो क्या हो गया, कंक्लूजन होगा कि मीडियम 2 जो है आपका वो रेयरर मीडियम होगा, मीडियम 1 डेंसर मीडियम होगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर रे आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रे जा रहा है अगर रेयरर में, मतलब सघन माध्यम से किरण आपका जा रहा होगा विरल माध्यम में, तो अभिलंब किधर मुड़ेगा, आपका परावर्तन अपवर्तन के बाद रे किधर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब क्लियर हो गया कि अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो आपका रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, और अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे की ओर मुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी से भी देख सकते हैं, इसको यहाँ पे कंक्लूड किए तो C1 जो होगा लेस देन C2 होगा। ऊपर वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हमारा क्या हो रहा था, जो हमने पहले वाले केस में किया था, तो आपका C2 बड़ा था, ये देख लीजिए कहीं गलती नहीं करें ना, लेस देन 1 है, लेस देन 1 तो C2 बड़ा होगा, C2 बड़ा होगा, हाँ तभी तो 1 से छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा तब तो 1 से छोटा आएगा आपका। तो वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मीडियम रेयरर है, ठीक है। भीड़ में आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कंपेरिजन करें एनालॉगस,
भीड़ में आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है, फ्री स्पेस रहेगा तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक तो हमने कंक्लूड कर लिया। अब एक चीज़ और बाकी रह गई, लास्ट पॉइंट। ज़्यादा हमको लगता है लंबा हो रहा है वीडियो काफ़ी, बट एक पॉइंट करके हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अभी तक हमने क्या क्या निकाला सो देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था सेकंड मीडियम टू वन फर्स्ट मीडियम, ये आया था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और इसको हम निकाले थे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब इसको वेवलेंथ के साथ जोड़ के देखते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपने पढ़ा होगा। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लेते हैं, ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, प्रकाश लाइट का फ्रीक्वेंसी, और ये लाइट का वेवलेंथ। हिंदी में अगर लिखें, ये प्रकाश का वेग हो गया, प्रकाश की गति, ये आवृत्ति कहते हैं इसको हिंदी में, आवृत्ति। इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। हिंदी शब्द आपको हर एक टर्म का पता होना चाहिए, इसलिए हम बार बार थोड़ा टाइम लेके आपको दोनों कर रहे हैं। और आपका डेफिनेशन भी पता होगा। वेलोसिटी का तो आपको पता ही है, आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी चीज़ का वेलोसिटी हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकेंड जितना वो रिवोल्यूशन या रोटेशन करेगा या वेव जितने बार अपने आप को रिपीट करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वेवलेंथ क्या होता है, जो ये अगर वेव जा रहा है तो ये आपका वेवलेंथ होता है, एक ये आपका वेवलेंथ हो गया। और यहाँ से जाने में जो आपका जितनी बार एक सेकेंड में रिपीट करेगा इस मोशन को, इसी मोशन को अगर सर्कुलर मोशन में देखते हैं तो ये कंप्लीट एक रोटेशन बनाएगा। ये सारा आप SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं। फिलहाल हम बस इतना ही आपको बताएंगे। अब हम चाहते क्या है कि एक बात और नोट करना है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है इन तीनों में, फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखिएगा। इसको हम रेड में लिखते हैं कि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो आपका कांस्टेंट क्या रहेगा, न्यू, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी आपका स्थिर रहेगा। जब when light travels from one medium to other medium, तो आपका फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब प्रकाश एक मीडियम एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ अगर आप निकालते हैं तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, न्यू दोनों के लिए कांस्टेंट है, मान लीजिए न्यू 1 लैम्डा 1 कर दीजिए, ये न्यू 2 लैम्डा 2 कर दीजिए, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंस न्यू 1 शुड बी इक्वल टू न्यू 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपके पास, म्यू 2 1 आ गया, म्यू 2 बाई म्यू 1, C1 बाई C2 और लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो यहाँ से एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट के टर्म में लेते हैं, वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू 2 है, म्यू 2 नीचे, म्यू 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है वो वेवलेंथ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो जो रेड कलर है, जैसे कि आप वाइट व्यूअर में क्या है, रेड कलर का वेवलेंथ आपका विजुअल लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड कलर के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा विजुअल लाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ में देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका चेंज करेगा तो आई आपका चेंज करेगा तो अकॉर्डिंगली आर चेंज कर जाएगा और रेशियो आपका वही कांस्टेंट रहना है। तो दो पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस किए कि एक तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट होगा। इस बात को हम लिख लेते हैं, हमने लिख लिया इस बात को। क्या अपवर्तनांक जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है, पर आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये याद रखना है पॉइंट। इसीलिए कहते हैं ना कि जो अपवर्तनांक है किसी भी माध्यम का किसी माध्यम के सापेक्ष में, वो मीडियम के पेयर ऑफ मीडियम का अभिलक्षण है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको लिख सकते हैं कि μ21 जो है दो माध्यम के युगल का अभिलक्षण है। हिंदी लिख रहे हैं, शायद पता नहीं चले अभी, इसीलिए हिंदी लिख रहे हैं। हम हिंदी भाषी होने के बावजूद भी हिंदी को इग्नोर क्यों करें, और हिंदी में सीखेंगे दिमाग में बैठेगा। अभी लक्षण है, और इसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो देखिए शायद आपको लगे फेमिलियर। इट इज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ μ21 इज characteristics of the pair of the medium, मतलब ये मीडियम की प्रॉपर्टी होगी आपकी। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया, आज का काम हमारे पास हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे बस एज स्टेटमेंट, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हालांकि उसका डिटेल यहाँ पे नहीं है, बट ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपका टेम्परेचर के साथ ये बहुत कम इसका चेंज होता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है। हमको लगता है 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा। चलिए आप लोग देखिए, आज हम थोड़ा लेट हो गया, कल ही अपलोड करना था, बट आज कोशिश करेंगे अभी अपलोड हो जाए, फिर आपका क्लास लेंगे, डाउट क्लास अगर होगा तो। चलिए ओके, आप ध्यान से पूरा अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ तक शुरू करके यहाँ तक देखा तो उसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने ध्यान से वीडियो को देखा। चलिए ओके।